हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर है जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो लोग एलटी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। और ये सिविक्स का पार्ट आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को रखा गया है जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और आज को आप पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? तो ये बारकर ने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये मैकियावेलीवाद से संबंधित है। ठीक है, मैकियावेलीवाद से, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या रखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी एक बुक है। ठीक है, एक बुक है किसकी? रूसो के। ठीक है, ये पुस्तक भी पूछा जाता है कि ये किसका पुस्तक है, तो ये रूसो का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें कहा गया है सत्ता का वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट किया है रूसो ने। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था उपयुक्त में से कोई नहीं किया था। ठीक है, तो ये किया था शायद लीकाक। ठीक है, आप लोग भी इस प्रश्न को थोड़ा देखकर आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसमें से तो कोई नहीं सही है। ठीक है, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसमें हमको जहाँ तक आंसर इसका पता है लीकाक के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, बहरहाल इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी संसद कौन सी मानी जाती है? तो आप लोग जानते ही होंगे दुनिया की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1707। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। संसद का गठन 1707 में किया गया। ब्रिटेन की संसद ने विश्व की कई लोकतंत्रों के लिए जो है उदाहरण थी। ठीक है, इसलिए इस संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कही जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मदर ऑफ पार्लियामेंट भी पूछा जा चुका है। किस संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और सबसे पुराना विश्व का है। पार्लियामेंट किस फ्रांसीसी शब्द से बना है? पार्लियामेंट किस फ्रांसीसी शब्द से बना है? तो ये पार्लर शब्द से बना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो बजट पारित करना ये तो है, संविधान में संशोधन करना ये भी है, प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करना ये भी है। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा कि ये जो है व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो व्यवस्थापिका के जो कार्य होते हैं, कानून निर्माण संबंधी कार्य होते हैं, आर्थिक कार्य होते हैं, प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं, न्याय संबंधी कार्य होते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं। ठीक है, और जन भावना की अभिव्यक्ति संबंधी कार्य उसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। और बजट पारित करना, संविधान संशोधन करना, प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ये सब जो है व्यवस्थापिका के कार्य में आ जाते हैं।
8वां नंबर प्रश्न है, यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक न होते। यह कथन किसका है? तो ये कहा था बिलोबी ने। ठीक है, बिलोबी ने कहा था यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक न होते। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि ब्रिटिश संसद जो है सभी देशों के संसद का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ का जो है द्विसदनात्मक के आधार पर ही जो है सभी देशों ने विधानमंडल द्विसदनात्मक किए थे। ठीक है, तो उनके कहने का मत ये था। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में किसने अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया? अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दुर्वरजर ने। ठीक है, दुर्वरजर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन दुर्वरजर ने किया था। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो आप लोग जानते ही होंगे 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था। ठीक है, 1976 में। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन है तो केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में? तो डी ऑप्शन सही होगा। भारत जो है यूएसए के संविधान से ही न्यायिक पुनरावलोकन को लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से, और भारत यूएसए में दोनों जगह पे न्यायिक पुनरावलोकन का व्यवस्था है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? तो स्टालिन ने यह नारा दिया था। ठीक है, स्टालिन ने कहा था एक देश में समाजवाद। तो बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसने टिप्पणी की कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है? व्यक्तिवाद जो है राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। तो ये किसने टिप्पणी किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। यह किसने कहा था? राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। तो ये कहा था लॉक ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। यह कथन किसका है? तो ये कहा था हॉब हाउस ने। ठीक है, सारे कोटेशन को 1 2 3 बार, एक बार लिख लीजिएगा, 2 बार मन में जो है वैसे एनालिसिस कर लीजिएगा, तो परीक्षा में आपको तुरंत जो है उस पर माइंड चला जाता है। ठीक है, सही उत्तर की ओर। तो इस तरह से याद करेंगे तो सारे प्रश्न जो है आपको सही ढंग से याद हो जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, यह किसकी अवधारणा है कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? मुसोलिनी जो है कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। यह अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो बार्कर ने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें जो है स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार का प्रतिपादन किसने किया था? लोमड़ी और शेर की राजनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य दी पंचायतस एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। ठीक है,
दी पंचायतस में जो है ये सूचीबद्ध नहीं किया गया है। एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज में उत्तराखंड उससे बाहर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, अभिकथन और तर्क दिया गया है, तो सही कूट का जो है चुनाव करना है। अभिकथन में कहा गया है सुशासन एवं डिजिटल शासन परस्पर संबंधित हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, तर्क जो देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समुचित तकनीक की उपलब्धता की कमी के कारण ई शासन तक पहुंच नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है, लेकिन जो है ए जो है आर की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पहले अभिकथन को पढ़िए। सुशासन एवं डिजिटल शासन परस्पर संबंधित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समुचित तकनीकी उपलब्धता की कमी के कारण ई शासन तक पहुंच नहीं है। तो ठीक है, इसका स्पष्टीकरण मुख्य रूप से तथा लगाने पर या और लगाने पर सही रूप से जब इसका स्पष्टीकरण यानी पैराग्राफ पूर्ण होता दिखाई दे तो ये जो है सही व्याख्या स्पष्टीकरण होता है, अन्यथा वो स्पष्टीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें बी ऑप्शन सही है, लेकिन यही एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को तो बीच में इसके और इसके बीच में तथा और या अथवा कुछ का प्रयोग करके पैराग्राफ को आप बनाएंगे तो उसमें जो है वो पैराग्राफ पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 20 का आंसर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन नागरिक सेवाओं के लिए लोकतंत्रीय संहिता का निर्माण करने वाला पहला देश बना, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो लोकतंत्रीय संहिता की जो विशेषताएं थी वो निष्ठा, गोपनीयता, तटस्थता और अनामता। अनामता मतलब होता है अनमनीय, लचीला जिसे कहें, अनमनीय। ठीक है, लचीला एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों हैं लोकतंत्रीय संहिता का प्रमुख विशेषता। ठीक है, तो कूट नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो पहला देख लीजिए, मध्यस्थ तथा शीर्ष स्तरों पर अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित किया जाना, ये भी सही है। इस जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए, सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण निकायों में मतदान करने का अधिकार देना, तो ये गलत है। ठीक है, ये अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का सृजन, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से नहीं पूछ रहा है तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा। ठीक है, सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण निकायों में मतदान देने का अधिकार, ये जो है 73वें संविधान संशोधन में नहीं कहा गया था। यहाँ पर देख लीजिए तो थोड़ा सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है विधायक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 14 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसीलिए जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इसमें। और इसमें भी है, थोड़ा सा देख लीजिए, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा जो है अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर के अड़ तक, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है, 243 का
ख मतलब अड़ा तक जो है वहाँ पे पंचायती राज से संबंधी उपबंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और एक पॉइंट और है इसमें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत जो है 29 विषयों को सूची में व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन पूरा आपका इसमें से कंप्लीट है और इसमें से सारे पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो है सीसेट मॉडल प्रश्न बना देता है तो सारे पॉइंट को रख देता है, तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा, तो सारे पॉइंट को आप लोग इसमें याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में 8500 ईसा पूर्व में लेखा व्यवस्था का उदय हुआ था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो 8500 ईसा पूर्व, ठीक है, इसका उदय हुआ था। प्राचीन सभ्यता थी ना मेसोपोटामिया, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो जो पहला है प्रोफेसर राजा जे चलैया सुधार समिति कर समिति, इसकी स्थापना जो है 1952 में किया गया था, तो ये सही है। कर प्रशासन सुधार आयोग 2014 में, तो ये भी सही है। चौकसा समिति 1988 में, तो ये गलत है। ठीक है, 1988 में नहीं बल्कि ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में। और चौकसी समिति जो था वो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 के अंतर्गत जो है ये समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये 1976 में हुआ था, सॉरी ये 73 लिखा गया है, 76 में 1976 में। ठीक है, तो ये प्रश्न के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत सही सुमिलित नहीं है। और वांचू समिति जो है 1971 में। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिएगा। 25 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के आई में। ठीक है, अनुच्छेद 200, इसके पहले प्रश्न में पढ़े हैं 243 का खा ग करके अड़ा तक था, तो इसमें जो है ABCD करके आई तक बनाया गया है। ठीक है, इंग्लिश में। तो आई में जो है 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए इसका डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई में आयोग के गठन की दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। किसमें आई में और वाई में, दोनों में राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंचायत को प्रशासनिक, न्यायिक अथवा अन्य लोक कार्यों को करने के लिए ग्रामीणों के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है जॉन मथाई ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, जॉन मथाई के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? सहकारिताएं। ठीक है, तीसरा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सहकारिताएं हैं, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो भारतीय कानून में जो है पूर्ण या आंशिक रूप से जो है द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो द रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ठीक है, रोम स्टैट्यूट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना है। ठीक है, रोम स्टैट्यूट। ठीक है, किसका सदस्य बना है? तो ये बना है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा अभी हाल ही में बना है 124वां सदस्य, और ये जो है भारतीय कानून में शामिल नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंग है। ठीक है,
29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो आप लोग जान ही रहे हैं, गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। तो ये सही नहीं है। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। तो सही है। यह नस्लवाद और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का जो है समर्थक है। आर्थिक और सामाजिक न्याय गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है। सही है। गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी है। ठीक है, तो ये जो है आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक कौन सा नहीं है? तो विश्व संगठन में शामिल होना ये राष्ट्र की शक्ति नहीं है, विश्व के किसी संगठन में। ठीक है, तो ये उसका उपयोगी तकनीक नहीं है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों का संचालन करता है। सही है। यह व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच का कार्य करता है। सही है। यह राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है। तो ये भी सही है, तो डी आपका सही हो जाएगा। इसमें से जो है सही नहीं है। ठीक है, यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, तकनीकी एवं सहायता प्रशिक्षण का कार्य नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। जो WHO है देशों को विकसित करने में मदद करता है, सिर्फ तकनीकी और प्रशिक्षण का मामला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, WTO की व्यापार प्रणाली के अंतर्निहित को समझना इस तथ्य को दर्शाता है कि अधिक मुक्त व्यापार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है तथा देशों को विकसित करने में सहायता हो सकता है। इस मायने में वाणिज्य एवं विकास एक दूसरे के लिए अच्छे होते हैं। इसके अतिरिक्त WTO समझौते ऐसे प्रावधान से परिपूर्ण है जो विकासशील देशों के हितों के में ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि जो है विकासशील देशों को जो है वो सहायता करने में सक्षम रहता है। और यह WTO जो है यह एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इकलौता वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें कुल जो है 164 सदस्य हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? तो ये कहा था लेनिन ने। ठीक है, डी सही होगा। 33 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही अभिकथन और तर्क, उसको मिलान करना है, सही कूट को पहचानना है। तो अभिकथन में कहा गया है कि जो है उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को चुना, तो ये सही है। और तर्क में दिया गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो AR तो दोनों सही हैं, लेकिन क्या तर्क इसका स्पष्टीकरण सही है? इसको मिला लीजिए आप लोग। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को चुना तथा, यहाँ पे लगा दीजिए, तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता समानता संप्रभुता के लिए अभिकथन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका स्पष्टीकरण भी हो जा रहा है, तो कूट ये आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए UN समुद्री कानून कब बना था? तो ये बना था जो है 1982 में, लेकिन प्रभाव में कब आया था? तो 1994 में, 1994 में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 2005 में। ठीक है, और अंटार्कटिक संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, और जैव सुरक्षा पर कार्टोजीन प्रोटोकॉल कब बनाया गया था? तो ये 2003 में। ठीक है, तो क्या कर रहा है? आरोही क्रम में। ठीक है,
तो आरोही क्रम में मतलब हो गया आपका पहले, सबसे पहले जो बना था तो 1959 में, तो पहला में 3, तीसरा हो जाएगा। तो पहले में 3 में कौन है देख लीजिए, यहाँ पे ए में है, पहला में 3 है। 1959 के बाद कौन आएगा, 1994 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा आया था, तो आया था आपका 2005, 2003 कि 2005, ठीक है, तो 2005 आएगा, फिर जो है 2003 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा आंसर में कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि पहला तो 3 ही होगा। यहाँ पे देखिए उत्तर को कुछ गलत कर दिया है। उसके बाद तीसरे के बाद आएगा आपका चौथा, पहला आ जाएगा, ये भी सही है, यहाँ तक दूसरा सही है। उसके बाद आ रहा है आपका चौथा आ जा रहा है। ठीक है, इसको अदला बदली कर दिया है। ठीक है, बहरहाल इस सन को याद कर लीजिएगा, तो आप लोग जो है सही कर ले जाएंगे आंसर को। यूएन समुद्री कानून 94 में, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में, अंटार्कटिक सन 1959 में, जैव सुरक्षा कार्टोजीना प्रोटोकॉल जो है 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हमको दिख रहा है, तो इसको आप लोग आरोही क्रम में लगा सकते हैं और सही आंसर को चुनाव कर सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। यह किसने स्पष्ट बताया है, तो ये बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, तो ये कहा था मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस उदार चिंतक से संबंधित करेंगे, तो किससे संबंधित करेंगे, माइकल डायल के। ठीक है, माइकल डायल ने जो है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को दिया था, तो ए सही होगा ऑप्शन। 38 नंबर प्रश्न है, किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं, तो ये किसने कहा था, तो जोसेफ नाई ने कहा था, तो सी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है, फंक्शनल थियरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन था, मतलब इस बुक को लिखने वाला कौन था, तो डेविड मिनेत्री था। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, विवाद का मुद्दा क्या था, तो ये जो है 2013 की बात है। ठीक है, फिर भी उसका प्रमुख मुद्दा जो था वो अल्पसंख्यक को लेकर के था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, अल्पसंख्यक के लेकर मुद्दा था, तो प्रश्न पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 41 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि इसका कार्यकाल जो है स्थिर होता है। ठीक है, कार्यकाल जो है इसका स्थिर होता है, इसलिए वो शक्तिशाली होती है कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। कहाँ का, अमेरिका। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा, मूल संरचना का अंग नहीं है, तो संसदात्मक सरकार ये उसका अंग नहीं है। पंथ निरपेक्षता, विधि के शासन, गणतंत्रीय सरकार है। ठीक है, संसदात्मक सरकार नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पब्लिक ओपिनियन बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, किसकी है, वाल्टर लिपमैन की है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 44 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल के प्रति। ठीक है, संसदात्मक सरकार जो होती है कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, विधानमंडल के प्रति। 45 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल है, न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल कौन सा है, तो संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, सी सही होगा ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसदीय शासन में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, केवल निम्न सदन के प्रति, यानी लोकसभा। उच्च सदन होता है वो राज्यसभा।
तो डी सही होगा ऑप्शन। 47 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह हितों की प्राप्ति के लिए कौन से साधन का उपयोग नहीं करते। दबाव समूह जो होते हैं अपने हितों की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन का उपयोग नहीं करते हैं, तो चुनाव तो लड़ते नहीं हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुनयन भ्रष्ट आचरण होता है, राजनीतिक दल को समर्थन करके अपना जो है हित साधते हैं। ठीक है, तो उनका चुनाव लड़ने से कोई महत्व रहता ही नहीं है। ठीक है, तो डी सही होगा ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार न देने वाला काला कारनामा करने वाला शासनकाल किसका हुआ था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार न देने का काला कारनामा किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड रिपन महोदय थे जो है, वो भारतीय न्यायाधीशों को जो है, जो यूरोपियन अधिकारी होते थे, उनके मुकदमे सुनने का कोई अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था थी। उक्त कथन किसका था। तो ये कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन का। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पूछा है। तो दोहरी नागरिकता हो जाएगा आपका, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकात्मक संघात्मक मिश्रण, वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, कब, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है, उसमें सदस्य थे AB अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष जो थे वो सर पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, और AB अलेक्जेंडर ने ही कैबिनेट मिशन को बनाया था। ठीक है, और उसको अध्यक्ष ये थे और ये दोनों सदस्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को। ठीक है, दिल्ली पहुँचा था ये भी प्रश्न पूछा है, दिल्ली कब पहुँचा कैबिनेट मिशन, तो 1946 में या 24 मार्च भी दे सकता है। 52 नंबर है, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। भारत में निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा के लिए चुनाव में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए गए जब भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कौन प्रधानमंत्री थे उस समय सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए थे। तो राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव गांधी के समय में जो है कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जो है सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया था, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा सीट जीती थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ था। तो पी श्रीरामुलु की मृत्यु के आधार पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये सिक्किम को दिया गया था। ठीक है, पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था जब पूर्ण राज्य बना था उसके पहले। ठीक है, तो सिक्किम राज्य था, इकलौता राज्य था ये। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्याख्या करता है। तो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना है। तो ये अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार मतलब अधिकारों की जांच करना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है, स्वतंत्रता अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति शासन लगने पर। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व कौन सा होता है? तो कार्यपालिका विधायिका का संयोजन, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? तो महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में रखा गया। तो किसके द्वारा रखा गया था क्षेत्रीय परिषदों का विचार? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ए ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर है, सन 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में निम्न नेताओं में कौन सा अध्यक्ष चुना गया था? 1919 में जो हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था, तो महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था भारत में? 1905 में, ठीक है। 1905 ईस्वी में। तो बी सही होगा। 65 नंबर है, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग ये संविधान का अंग नहीं है, असंवैधानिक संस्था है, ठीक है। योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग होगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। 67 नंबर है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन निम्न घटनाओं का सही क्रम कौन सा था? तो सबसे पहले सिपाही विद्रोह हुआ था, गदर, फिर खिलाफत आंदोलन, लखनऊ समझौता, साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। तो क्रम से ही है, सबसे पहले सिपाही विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, लखनऊ समझौता, साइमन कमीशन रिपोर्ट। 68 नंबर है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था जो गांधी जी जिसमें अध्यक्षता किए थे? तो ये बेलगांव में हुआ था। जो बेलगांव में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके उस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही है। 69 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था किसके द्वारा, ये पूछा गया इसमें। तो ये जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अंतिम प्रश्न होगा आज का, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।